हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। तो हम पढ़ रहे थे साउंड में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? हमारा एनर्जी का फॉर्म है। साउंड क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो कि कानों में क्या करता है? हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे हमने एक स्पीकर का एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है स्पीकर के एग्जाम्पल में कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसका डायफ्राम क्या हो रहा है? ये वाइब्रेट कर रहा है ना। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि साउंड जो है मीडियम में कैसे प्रोपेगेट करती है। तो कैसे प्रोपेगेट करती थी? इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब जो स्पीकर है वहाँ से जो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या करती है? एयर पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए यहाँ का जो डिस्टर्बेंस है उसको ट्रेवल करवाती है एंड तक, है ना, लिसनर तक पहुँचाती है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं ये मूव नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है वो डिस्टर्बेंस जो है आगे 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 बढ़ती चली जाती है। जैसे ये एक स्प्रिंग का एग्जांपल हम देखते हैं। तो स्प्रिंग के एग्जांपल में क्या हो रहा है कि ये जो स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, एक एंड से क्या है? कनेक्टेड है। और यहाँ पे जब हम इसको हैंड से प्रेस करके छोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ जो कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है ये क्या हो रहा है? आगे 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 बढ़ते जा रहा है। जो एक्चुअल ट्विस्ट है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो ये कंप्रेशन क्रिएट हुआ, जो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, वो डिस्टर्बेंस जो है वो आगे बढ़ती जाती है। और इसी तरीके से हमारा साउंड का प्रोपगेशन होता है। ठीक है, स्पीकर है और यहाँ पे कोई लिसनर है, तो यहाँ जो साउंड जनरेट होता है ना, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचती है? तो इनके बीच में जो मीडियम है, लेट्स सपोज यहाँ मीडियम हमारा ज़्यादातर क्या रहता है? एयर। तो इस मीडियम के पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए ये जो डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होता है ना, वो यहाँ तक पहुँचता है। कैसे पहुँचता था? तो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, है ना, मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में। जो यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या करता था? हाई प्रेशर जनरेट करता था ना पार्टिकल, फिर ये अपना धक्का कहाँ दे देता था? ये जो हाई प्रेशर रीजन है ये अपने आगे एडजेसेंट पार्टिकल को बढ़ाता था और खुद क्या आ जाता था? रेयर फ्रैक्शन रीजन क्रिएट करता था, है ना। ऐसे ही सी और आर के फॉर्म में, सी और आर के सीरीज में, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के सीरीज में क्या होता था? साउंड वेव क्या होता है? आगे ट्रेवल करता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो आप पिछले वाले वीडियो को एक बार कवर कर लेना, वहाँ पे डिटेल में समझाया मैंने कि कैसे साउंड का प्रोपेगेशन सी और आर के सीरीज में होता है, जहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, है ना, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ से धक्का या दबाव आता है तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है पहले के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है? हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता था। फिर ये यहाँ से जो डिस्टर्बेंस है, जो दबाव है, वो आगे बढ़ जाता था और ये जो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजिशन पे वापस आ जाते थे। तो इस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर रीजन जनरेट होता था। और सी और आर के फॉर्म में, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में, साउंड जो है कहाँ पहुँच जाती थी? जो एनर्जी, जो डिस्टर्बेंस है वो कहाँ पहुँच जाती थी? एंड तक पहुँच जाती थी। और उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। मतलब वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कैसे मूव करती है? मीडियम में कैसे मूव करती है? मीडियम के पार्टिकल्स को यूज करते हुए ये जो डिस्टर्बेंस है वो मूव करती है ना। यहाँ एक्चुअल मीडियम मूव नहीं करता है। क्या होता है? जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करता है, बस उस पार्टिकल्स के पास जो डिस्टर्बेंस है वो अपने एडजेसेंट को ट्रांसफर करके अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है। फिर वो डिस्टर्बेंस आगे चला गया, फिर वो डिस्टर्बेंस आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, ऐसे करते करते वो एंड तक पहुंच जाती है। और उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते थे? वेव कहते थे। तो हमने अभी तक इसमें देखा था कि क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स है वो उसका मूवमेंट कैसे हो रहा था? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, है ना। ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था। ये क्या कर रहा था? अपने एडजेसेंट पार्टिकल को यहाँ पुश कर रहा था, है ना, और खुद अपने पोजीशन पे वापस। फिर ये क्या कर रहा था? अपने एडजेसेंट को ऐसे पुश कर रहा था और फिर ये अपने पोजीशन पे वापस। ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा था, है ना। तो पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है ना, पार्टिकल का डायरेक्शन, जो मूवमेंट का डायरेक्शन है, जो टू एंड फ्रो का डायरेक्शन है, उस पे बेस्ड जो वेव है उसके दो टाइप होते हैं, है ना। क्या होता है कि एक तो मूवमेंट कैसा होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन होता है, ऐसे ऐसे। और एक कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अप एंड डाउन, है ना, ऊपर नीचे ऐसे। वेव कैसे मूव कर रही है? ऐसे। डिस्टर्बेंस कैसे मूव कर रही है? ऐसे। और जो प्रोपेगेशन है, जो हमारा जो पार्टिकल का डायरेक्शन है वो कैसे मूव हो रहा है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये दो तरह का मूवमेंट होता है पार्टिकल का, है ना। और इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ वेव, हमारे दो टाइप के वेव होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसा हुआ मूवमेंट? पार्टिकल का डायरेक्शन, वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। वही जैसे एग्जाम्पल, ये स्प्रिंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है
कि जैसे एक स्प्रिंग को लेके हमने क्या किया है, एंड पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया है, और यहाँ से जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किस फॉर्म में हो रहा है? जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये हमारा पार्टिकल भी मूव कर रहा है। लेकिन वही बात अगर हम ट्रांसवर्स वेव की करें तो यहाँ क्या हो रहा है, जो अगर वेव का डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, वेव अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है ना। पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, तो वेव के डायरेक्शन के पैरेलल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाएगा। और वही वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर ऑसिलेट हो रहा है पार्टिकल्स, है ना, परपेंडिकुलर अगर ऑसिलेट हो रहा है तो हम उस वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये इसको हम पिक्चर से इजिली देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, वेव के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है ना, आगे बढ़ते जा रहा है पार्टिकल, या पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है वो कैसे हो रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रहा है डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो प्रोपेगेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, वेव आगे पीछे जा रहा है, पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन ट्रेवल कर रहा है ना। तो ट्रांसवर्स वेव को हमें ऐसे भी हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम अपने लॉन्गिट्यूडनल वेव को ही आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है, वही अभी हमने देखा ना, इसका एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव, है ना। साउंड वेव कैसे मूव करता था, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। यहाँ पे जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो क्या कैसे मूव कर रहे थे, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में हो रहे थे, है ना। और किधर हो रहे थे, वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, है ना, सेम वेव में। तो साउंड वेव इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो किसी को पता है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है लाइट। स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें क्या हम देखे थे कि किसी भी स्पीकर से या सोर्स से जो साउंड निकलता है और मीडियम में कैसे ट्रेवल करता है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में साउंड का ट्रेवल होता है ना। जो डिस्टर्बेंस है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करके वो एंड तक पहुंचती है। यानी कि ये हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, और ये क्या होता है, लो प्रेशर रीजन, है ना। यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम। और फिर जब इसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे तो हमारा ग्राफ कैसा बना था, कुछ इस तरह से बना था कि हम क्या कर रहे थे, हाई प्रेशर रीजन को हम कैसे डिनोट करते थे, इसको हम इस पीक से डिनोट करते थे, ठीक है। और लो प्रेशर रीजन को हम वैली, है ना, इससे डिनोट करते थे। तो फिर से हाई प्रेशर रीजन, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, इस एक्सिस पे हम लेते हैं या तो प्रेशर या फिर डेंसिटी, इन दोनों में से किसी को भी लेके चले तो सेम ही हमारा ग्राफ है, क्योंकि जहाँ पे हाई प्रेशर है वहीं क्या है, डेंसिटी भी हाई है। और ये हमारा इस एक्सिस पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, क्या लिया, डिस्टेंस लिया। तो जो हाई प्रेशर रीजन है उसको हम किससे बताएं, पीक से, और इस पीक को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो वैली है, वैली को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ क्या हो गया, यही वैली, जो दो कंसेक्यूटिव वैली यही है, इनके बीच का डिस्टेंस, या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, तो वो कौन सा होगा, ये कंप्रेशन तो इसी को बोलते हैं। तो कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार कंप्रेशन, ये हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस, यही हमारा वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इस एक्सिस पे देखते हैं कि कौन सा वेवलेंथ होगा, तो क्या हो रहा है, जब हम इसको यहाँ पे है, इसको हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, सेम डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है, तो कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँचा, मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन, उसमें जो लेंथ कवर हुआ है ना, उसी को क्या बोले हम, वेवलेंथ बोले। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, लैम्डा बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या कहा कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। और इसके हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, ये वेवलेंथ क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वेवलेंथ का भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। इसको डिनोट किए हम लैम्डा से, इसका एसआई यूनिट हमारा मीटर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम पढ़ते हैं कि
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कंप्लीट ऑसिलेशन, कैसा ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है कि अगर कोई वेव है तो वो हाई मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम पे आए, मिनिमम के बाद अगेन मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जा रही है, तो वो एक ऑसिलेशन उसका कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो वैसे ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम में कितनी बार हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और इसको न्यू से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या कहता है कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयरफेक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट को कितनी देर में क्रॉस करता है ना, कितना टाइम लेता है किसी फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने में, तो उसको उस वेव का क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लेती है कोई वेव, तो उसको क्या कहते हैं, उस वेव का टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है 1/न्यू, जिसमें न्यू क्या था, हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को अगर रिलेट करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। इसको अगर हम इमेज से समझे तो ग्राफ से कैसे समझेंगे कि मान लिया कि यहाँ कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है ना, कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाती है, या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है कि कितने देर में वो मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस साउंड वेव का टाइम पीरियड, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम ही है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट इसका सेकेंड होगा। नेक्स्ट है हमारा साउंड क्वालिटी, कौन सा, पिच। पिच हम कैसे समझते हैं कि मान लो दो साउंड किसी म्यूजिक कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें क्या अलग अलग साउंड आते हैं, सबका स्पीड सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, फिर भी हम कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा साउंड हमारा वायलिन का है, कौन सा गिटार का है, कौन सा तबला का साउंड है, ऐसा कैसे समझ पाते हैं। तो क्या होता है कि हर एक साउंड का पिच अलग अलग होता है। पिच क्या होता है कि कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ना, कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी साउंड का, सब साउंड क्या होता है, अलग अलग रेट से अलग अलग स्पीड में वाइब्रेट करती है या अलग रेट में उनका फ्रीक्वेंसी होता है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज़्यादा उसका पिच होता है, ठीक है। तो पिच क्या होता है कि जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, वाइब्रेशन है ना, यानी कि वाइब्रेशन जिसका जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पिच होगी। तो मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में किसकी पिच ज़्यादा होती है, फीमेल वॉइस की। क्यों, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है ना, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है वोकल कॉर्ड का, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच भी हाई होता है, ठीक है। अगर इसको हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो जो लोअर पिच का ग्राफ है उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, है ना, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी कम होगी, और इतने में ही अगर हाई पिच का ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ये ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम ट्रेवल करेगी, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा। ऐसे ये हाई पिच का ग्राफ हो जाएगा, ये लो पिच का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक स्पीड नहीं पढ़े हैं कि स्पीड क्या होता है। अगर स्पीड देखें, स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो अगर साउंड वेव का स्पीड अगर हम u लेते हैं और यहाँ डिस्टेंस कितना है, लेमडा, टाइम पीरियड t, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे u इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 जो टाइम पीरियड t है उसी को तो हम न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो उस 1/t को हम न्यू लिख देंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया ना ये। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या कहता है कि जो डिस्टर्बेंस है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, ये जो पिक है ना, मैक्सिमम हाइट जो कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस जो कवर करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ए, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। तो किसी भी साइड, इस साइड या फिर इस साइड, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया कि मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है ना, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
और एम्पलीट्यूड का रिलेशन किससे होता है? लाउडनेस से। मतलब किसी साउंड का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा लाउड होगा। जैसे इस टेबल को अगर सॉफ्टली हिट किया गया तो ये क्या हो गया, इसमें एनर्जी कम लगा। एनर्जी कम लगा मतलब इसकी लाउडनेस कम है तो एम्पलीट्यूड भी कम है। वही इसको अगर जोर से टैप करें तो क्या हो गया कि हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, है ना। लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन लाउडनेस से होता है। जैसे लायन का क्या होता है, वो रोर करता है, उसके साउंड में लाउडनेस होती है, तो लाउडनेस किसके कारण होती है? उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर बात करें कि लाउडनेस की, तो ये किससे डिटरमाइन होता है किसी भी साउंड का? तो एम्पलीट्यूड से, ठीक है। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ये डिटरमाइन करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लाउडनेस। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा साउंड में क्या होगा, लाउडनेस होगा, ये है ना। उतनी ज़्यादा एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा जो साउंड लाउड होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और दूर तक सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? दूर तक सुनाई देता है। तो जो लाउड साउंड है वो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा था ना कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपेबिलिटी, है ना। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी तो वो उतने दूर तक ट्रेवल करता है, इसलिए हमें दूर से सुनाई देता है जो लाउड साउंड होता है, ठीक है। अब यही बात करते हैं कि अगर कोई साउंड दूर से आती हुई सुनाई देती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे अगर कोई स्पीकर है यहाँ पे और अगर इसके पास साउंड सुना जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन वही काफ़ी दूर पे अगर सुने तो क्या होता है, इसकी साउंड की जो लाउडनेस है वो क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूर आते आते ना ये ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है ना। ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाता है, तो एनर्जी क्या होती है, कम होने लगती है। दूर आया तो एनर्जी क्या हुई, कम हुई, क्योंकि वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके कारण क्या होता है, जब दूर से कोई साउंड सुनते हैं तो हमारा जो साउंड का लाउडनेस है वो हमें कम सुनाई देता है ना, धीरे सुनाई देता है, पर सुनाई जरूर देता है काफ़ी दूर तक। अगर साउंड जितना ज़्यादा लाउड होता है उतनी ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है, पर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो एनर्जी है वो ट्रैवल करते समय ज़्यादा दूर के एरिया में, ज़्यादा पार्टिकल्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि साउंड जो है जब दूर से आती है तो उस समय उसका, जब दूर से आते आते उस सोर्स से आते आते क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड, है ना, और उसकी एनर्जी, वो दोनों क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। साउंड वेव अगर अपने सोर्स से स्प्रेड होती है, निकलती है बाहर, तो दूर आते आते जितनी दूरी जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड और साथ साथ उसका लाउडनेस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसे होगा, सॉफ्ट साउंड का ग्राफ कैसे होगा, क्या होगा, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा, है ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट तो उतनी ये एम्पलीट्यूड उतनी कम होती जाएगी। और वही अगर हम लाउड साउंड की बात करें तो उसका क्या होगा ग्राफ, ये हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नीचे भी वही बराबर ही होगा, यहाँ जगह कम है तो ऐसे बन गया है, तो ये एम्पलीट्यूड इसका कम होगा। तो ये किसका ग्राफ होगा, ये लाउड का ग्राफ होगा, है ना, लाउड साउंड, और ये सॉफ्ट साउंड, ठीक है। पर यहाँ क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम ही टाइम में ये क्रॉस कर रहा है फिक्स पॉइंट को। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, ये सॉफ्ट साउंड हो गया और ये लाउड साउंड हो गया, है ना, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन दोनों के केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इस तरह से हम साउंड के लाउडनेस को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि टिम्बर क्या होता है। टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड क्या कहता है कि अगर कोई दो साउंड, ठीक है, उनका पिच और उनका लाउडनेस, है ना, उनका लाउडनेस दोनों सेम हो, उस केस में अगर साउंड का जो डिफरेंस पता करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर। टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड उस समय हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने में कि दोनों साउंड एक दूसरे से डिफरेंट है, किस केस में, जब हमारा पिच और लाउडनेस सेम होता है, ठीक है। और इसमें ही साउंड का एक और क्वालिटी आता है नोट और टोन। टोन क्या होता है, टोन क्या होता है कि कोई भी साउंड जिसमें एक फ्रीक्वेंसी है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है ना, तो
वो जो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर होता है उसे हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। तो टोन क्या हो गया कि हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी, वो साउंड है ना, वो साउंड जिसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, एक ही फ्रीक्वेंसी हो, एक ही फ्रीक्वेंसी जो साउंड चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, टोन, है ना, कि किस टोन का साउंड है। लेकिन वही क्या होता है कि कोई भी साउंड में एक फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, हाई लो मीडियम कई तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो सारे फ्रीक्वेंसी का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। ठीक है, एक साउंड है ना जो उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोट बोलते हैं। और यही साउंड जो है सुनने में क्या होता है, प्लीजेंट होता है। वही साउंड सुनने में प्लीजेंट होता है। जिस साउंड की क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, वो साउंड उतना ज़्यादा प्लीजेंट होता है सुनने में। रिच क्वालिटी का साउंड जो है सुनने में बहुत प्लीजेंट होता है। लेकिन अगर बात करें नॉइज़ का, तो नॉइज़ क्या होता है, ये अनप्लीजेंट साउंड होता है ना, अनप्लीजेंट साउंड होता है। ठीक है, और वही जो भी म्यूज़िक हम सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं वो क्या होता है, रिच क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या होती है, रिच होती है, क्वालिटी रिच होती है, तो ये प्लीजेंट होता है सुनने में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें देखेंगे कि साउंड का स्पीड डिफरेंट मीडियम में कैसा होता है, और इसके साथ साथ हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी पढ़ेंगे। तब तक बने रहें चैनल पे। थैंक यू।